हेलो एवरीवन, मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा फनी है जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हम देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया होता है और न्यूज़ में भी बताया जा रहा होता है कि जो लोग भी सेफ बचे हुए वो जाकर सेफ बेस पर पहुंचे। तभी हम यहाँ स्कूल में हमारी फीमेल लीड शाओ को देखते हैं जो कि अकेले अपने सारे क्लासमेट्स के लिए कुछ स्नैक्स लाने के लिए गई थी और वो सभी ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए यहाँ क्लासरूम के बाहर पहुँचती है और अपने सीनियर को आवाज़ देते हुए कहती है कि सीनियर अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं स्नैक्स लेकर आ गई हूँ और मुझे किसी ज़ॉम्बी ने भी नहीं काटा। तभी उसका सीनियर जो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है और शाओ से बताने लग जाती है कि इसके अंदर मैंने सारे स्नैक्स भर के लेकर आ गई हूँ, इसमें चॉकलेट्स बिस्किट भी है। तो जो जल्दी से बैग ले लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है और शाओ को अंदर नहीं आने देता। ये सारे स्टूडेंट्स तो मजे में ये सारा खाना आपस में बांट कर खाने लग जाते हैं। तभी बाहर से शाओ आवाज देने लगती है कि सीनियर मुझे तो अंदर ले लो। तभी लिन यहाँ पर जो का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, जो तुम्हें लाइक करता है? बिल्कुल भी नहीं, इसने तो बस तुमसे स्नैक मंगवाने के लिए तुम्हें फूल बनाया था। शाओ ये सुनने के बाद शॉक हो जाती है और फिर बहुत ही गुस्से में वो कहती है कि ठीक है अब तुम सब मरोगे। और फिर वो माइक लेके जोर जोर से सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ बुलाने लगती है और कहती है कि ज़ॉम्बी भाइयों यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश मीट मिलने वाला है। तो ये लोग तो डरने लग जाते हैं और शाओ से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाएंगे। पर शाओ तो नहीं रुक रही होती है और वो तो अपने टूटे दिल का गाना भी गाने लगती है। और फिर जब वो मजे में गाना गा लेती है तभी उसे सामने से आवाजें आती है और फिर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि ज़ॉम्बीज का पूरा ग्रुप यहाँ पर आ रहा है। तो वो डर के मारे रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे मरना नहीं है। इतने में हम देखते हैं पीछे से कोई सारे ज़ॉम्बीज को मार के गिराते हुए यहाँ पर आ रहा होता है और ये कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम जी है। सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद शाओ के पास आकर उसे अपना हाथ दे रहा होता है तो शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे हग कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई हो। और फिर वो पीछे देखती है कि इसने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया तो वो कहने लगती है कि आखिर तुम इतने ऑसम कैसे हो। पर तभी फिर जैसे ही शाओ यहाँ जी का मुंह देखती है तो वो शॉक रह जाती है और जोर से चिल्लाती है कि ज़ॉम्बी। फिर वो जल्दी से उसे दूर भागने लगती है और सोचती है कि ये यहाँ मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे खाने के लिए आया है। शाओ यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी प्लस वाली चेन का यूज करती है जिससे वो बिल्कुल भी डर के नहीं भागता। तो ये सोचती है कि लगता है अब दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। फिर वो तालिस्मान निकालती है और उसे जलाकर वो उसे डराने की कोशिश करती है पर वो तो उसे फूंक देता है। तो शाओ तो और डर जाती है कि ये सारी चीज यूजलेस निकली। फिर उसे ध्यान आता है कि मेरे पास हथियार भी है। फिर वो जल्दी से अपनी बंदूक निकालती है पर ये तो बस खिलौने वाली बंदूक थी जिससे उसका कुछ होता भी नहीं है और वो तो उल्टा यहाँ शाओ को उठाकर लेकर जाता है और वो बस चिल्लाई जा रही होती है। तभी ये सारे स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि शाओ को ज़ॉम्बी उठा के लेके जा रहा है तो ये लोग तो बहुत ही डर जाते हैं कि वो तो अब मरने वाली है। फिर भी इन्हें उसकी नहीं बल्कि बस अपनी ही पड़ी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ को एक जगह लेकर आता है और उसे देखते हुए वो पुरानी चीज याद कर रहा होता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जी ज़ॉम्बी बन गया था तो उसने अपने पास लॉकेट देखा था जिसमें शाओ की फोटो थी, इसलिए ही वो शाओ को कुछ नहीं कर रहा है। तभी शाओ सपने में देखने लगती है कि जी आकर कैसे उसे काट रहा है। ये सपना देखकर वो डर जाती है और फिर अपने आप को देखती है और खुश हो जाती है कि यानी उस ज़ॉम्बी ने मुझे खाया नहीं है। फिर इतने में वो देखती है कि सामने से जी यहाँ पर आ रहा है तो वो उसे कहने लगती है कि ज़ॉम्बी ब्रदर देखो प्लीज मेरे साथ कुछ करना मत, देखो लड़का और लड़की बहुत ही डिफरेंट होते हैं और तुम मुझे ऐसे खाओगे ना तो ऐसा होगा कि तुम मुझे किस कर रहे होंगे और ये अच्छी बात नहीं है। तभी जी यहाँ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ टॉवेल भिगा कर उसे पोंछने लग जाता है। तो वो तो डर के मारे रोते हुए चिल्ला रही होती है कि यानी ये बस मुझे खाने से पहले साफ कर रहे हैं। तो वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो, इससे अच्छा रहेगा कि तुम मुझे जल्दी मार दो। फिर शाओ देखती है कि जी तो सामने बैठ गया तो फिर ये उसे मनाने लग जाती है कि देखो प्लीज तुम मुझे खाना मत, तुम ना मुझे पाल लो, मुझे भी ज़ॉम्बी बना दो, फिर मैं तुम्हारी लिटिल ब्रदर बन के रहूंगी। ऐसा बोलकर उसे अपना हाथ देना चाह रही होती है कि उसी में वो काटे। तभी जी उसका हाथ लेने जाता है तो वो उसे कहती है कि रुको। फिर वो अपने हाथ को समझाने लगती है कि तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा। तभी अचानक से जी उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। शाओ जैसे यहाँ जी को टच करती है तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है कि इस ज़ॉम्बी की बॉडी तो कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर जी तो यहाँ शाओ के उंगली में से खून निकलता हुआ देखकर उसे अपने मुंह में डालने लगता है और ये देखकर वो और चिल्ला रही होती है। पर फिर वो शांत हो जाती है ये देखकर कि वो तो बस उसका खून रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि जी के जो सारे चेले ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे छुप कर इन लोग को देख रहे होते हैं और उनमें से एक उसका असिस्टेंट होता है।
बॉस ने कभी मेरी इतनी केयर नहीं करे और मुझे तो देखे तक नहीं, और इस इंसानी लड़की की इतनी केयर कर रहे हैं। तभी जिया शाओ को उठाकर किचन में ले आता है और उस पर बैठा देता है। वो तो और डर जाती है कि ये तो पक्का मुझे अब खाने वाला है। फिर वो मनाने लगती है कि प्लीज मुझे मत खाओ, एक काम करते मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और फिर वो उसे लेकर जाती है फ्रिज के पास और कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा खाना देती हूँ, फिर तुम्हारा पेट भर जाएगा, फिर मुझे मत खाना। फिर जैसे ही वो फ्रिज खोलती है तो उसे यहाँ बहुत सारे पैकेट फूड नजर आते हैं, जिसे देखकर शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है कि यहाँ पर इंस्टेंट नूडल्स भी है। पर तभी इतने में जी उन सभी को फेंक देता है तो शाओ से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है ये कितने ज्यादा कीमती है। दूसरी ओर हम यहाँ सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि ये सारे स्नैक्स खत्म करने के बाद अभी भी भूखे होते हैं और सोचते हैं कि हमने तो इतने दिनों से खाना नहीं खाए थे तो इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, काश अगर वो शाओ अभी जिंदा होती तो वो तो हमारे लिए और स्नैक्स ला कर देती। तो जोयन और लिन दोनों ही मिलकर कहने लगते हैं कि अब उसकी बातें मत करो, उसे तो ज़ॉम्बी ने जिंदा ही खा चुका होगा। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि जी शाओ को इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो कोई पैकेट फूड नहीं खाएगा बल्कि वो फ्रेश खाना बनाएगी और वो फ्रेश खाना ही खाएगा। वो शाओ को काफी शौक लग रहा होता है कि तुम ज़ॉम्बी होकर फ्रेश खाना खाना चाहते हो, फिर ये कौन सा जमाना चल रहा है जहाँ हम इंसानों से भी ज्यादा अच्छी लाइफ ये ज़ॉम्बी जी रहे हैं। फिर वो बताने लगती है कि लेकिन यहाँ दुनिया में तो कोई खाना बचा ही नहीं है और हम लोग खुद पैकेट फूड खा रहे, तो तुम्हें कहाँ से फ्रेश खाना मिलेगा। तो भी वो इशारा करके उसे खाना पकाने के लिए बोल रहा होता है। तो शाओ कहती है कि तुम अब इंसान तो खाओगे नहीं और यहाँ पर कोई खाना है नहीं, तो मैं क्या करूँ। फिर वो कहने लग जाती है कि आखिर एक अच्छी कुक को भी खाने की जरूरत है खाना बनाने के लिए। तो फिर जी उसे लिख कर देता है कि चलो फिर सुपरमार्केट चल के शॉपिंग करते हैं। तो वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, बाहर हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे और अगर मैं गई तो ज़ॉम्बी मुझे पकड़ के कट कर देंगे, इसलिए मैं नहीं जाने वाली हूँ, ऐसा वो गुस्से में उसे कह देती है। तो फिर जी उसे लिख कर देता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें खा लेता हूँ। फिर शाओ तो और डर जाती है और जी उसे उठा के लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं और शाओ तो यहाँ मजे में चिप्स खा रही होती है और उसे बताने लगती है कि मैंने इतनी मेहनत करके अपनी जान पर खेल कर जो सारे स्नैक्स लेकर गई थी वो मैंने सारे सीनियर को दे दी थी और उसने तो मुझे एक भी नहीं दिया, तब से मैं भूखी पड़ी थी और अब जाकर मेरे मुंह में कुछ खाना गया। शाओ जी को भी दिखाकर पूछती है कि क्या तुम भी खाओगे, तो वो कहता है कि ये जंक फूड है। शाओ कहती है कि जंक फूड है तो क्या हुआ, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। फिर ये लोग और आगे बढ़ते हैं तो शाओ को एक डॉग वाला टॉय नजर आता है तो वो इशारा करने लगती है कि मुझे वो चाहिए। तो जी उसे वो भी खरीद के दे देता है। शाओ कहती है कि ज़ॉम्बी किंग तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर फिर जी उसे अपना नाम नहीं बता पा रहा होता है। शाओ कहती है कि अच्छा तो तुम्हें याद नहीं है। हाँ हाँ कैसे याद होगा, आफ्टर ऑल तुम ज़ॉम्बी जो बन चुके हो। तभी फिर जी अपने बचपन का टाइम याद करने लगता है जब वो छोटा था और उसके ऊपर रिसर्च हो रहे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची पहुंची थी और वो उसका नाम पूछ रही थी। यही सब याद करते हुए जी अपना नाम बता देता है। शाओ सुन लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम जी है, कितना अच्छा नाम है। फिर शाओ को यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे खाने नजर आते हैं जिसे वो खाने के लिए खुद उठना चाह रही होती है पर वो इसमें से उठ ही नहीं पाती। तो वो इसे कहती है कि ज़ॉम्बी ब्रदर मेरी हेल्प करोगे मुझे इधर से उठाने के लिए। तो फिर जी उसे निकाल लेता है और अपने साथ लेके जा रहा होता है। तो अभी शाओ डर जाती है कि सारे ज़ॉम्बीज उसे देखकर उसके पास ही आ रहे हैं। तभी जी उसे बचाने के लिए अपनी उंगली को दांत से काट कर खून निकालता है और उसके हाथ में लगा देता है। तो फिर ये सारे ज़ॉम्बीज तुरंत यहाँ से हट जाते हैं और अपना अपना चले जाते हैं। तो शाओ कहती है कि यानी तुम्हारे खून से मैं बच सकती हूँ। फिर जी अपना आगे बढ़ जाता है और शाओ को इशारा करता है कि वो अपनी पसंद की खाने की चीजें देख सकती है। तो शाओ बहुत ही खुश होकर खाने की चीजें देखी जा रही होती है। अभी इतने में इसे इसका सीनियर जोयन यहाँ मिल जाता है और शाओ तो उसे देखकर पहले तो डर जाती है कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं है। फिर वो शांत होती है। सीनियर उसे बताता है कि मैं यहाँ पर स्नैक्स लेने के लिए आया था और साथ ही तुम्हें भी सेफ बेस तक लेके जाने के लिए आया था, लेकिन ये बताओ तुम्हें तो ज़ॉम्बी उठाकर लेकर गया था ना, तो तुम सेफ कैसे हो, क्या तुम ज़ॉम्बी नहीं बनी। तो शाओ कहती है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर जैसे ही वो पास आता है तो ये उसके पैर पे मारती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम मेरा यूज करके सभी के लिए स्नैक्स मंगवा रहे थे और बड़ा क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे थे। तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और क्या तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा चीप है कि तुम इसे एक छोटा सा टेस्ट भी नहीं समझ सकती हो। तो शाओ कहती कि बिल्कुल नहीं, मेरा प्यार बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है जो कि मैं तुम जैसे बेकार इंसान के ऊपर वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो फिर ये से रोकता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम इंसान होकर उस ज़ॉम्बी के पास जाना चाहती हो। देखो मैं जानता हूँ कि उस ज़ॉम्बी किंग ने तुम्हें हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, पर तुम क्या बुद्धू हो, वो तुम्हें बस अपना रिजर्व फूड बना के रख रहा है। जब सारे खाने खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें ही खाएगा।
तो शाओ कहती है कि मुझे कितना भी भागना क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो नहीं भागूंगी। सीनियर कहता है कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना है, वो सेफ बेस पर है ना, तो हम सभी सेफ बेस पर ही चलेंगे, तो ये अच्छा मौका है, अभी हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। तो फिर अपने पेरेंट्स का नाम सुनकर शाओ मान जाती है और कहती है कि सुपरमार्केट का बैक डोर यहाँ से, तो चलो चलते हैं। फिर दोनों जैसे ही साथ में जा रहे होते हैं तो अभी सामने जी खड़ा होता है, तो उसे देखकर दोनों ही रुक जाते हैं। और फिर यहाँ जी गुस्से में इन लोग को देख रहा होता है, तो वो शाओ तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं कोई इसके साथ पीछे वाले दरवाजे से भाग नहीं रही थी, मैं तो बस यहाँ पर कुछ खाने की चीजें लेने आई थी। तभी शाओ का सीनियर यहाँ पे एक स्प्रे उठा लेता है और वो जी के ऊपर छिड़क देता है और तुरंत ही यहाँ से शाओ को लेकर भागने वाला होता है, पर जी भी इसी वक्त शाओ का हाथ पकड़ के रोकता है। तो सीनियर तो शाओ को छोड़ देता है और खुद भाग लेता है। और फिर जी तो यहाँ शाओ का गला पकड़ लेता है, तो वो तुरंत ही एक्सप्लेन कर रही होती है कि मैं कोई उससे मिलने नहीं आई थी, बल्कि वही मुझे यहाँ मिल गया था और मुझे यहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा था। शाओ मन में सोचती है कि लेकिन आखिर ये ज़ॉम्बी किंग अचानक से इतना ज़्यादा वायलेंट क्यों हो गया, आखिर सीनियर ने इसके ऊपर क्या स्प्रे करा है। फिर वो स्प्रे की बोतल देखती है तो उसे समझ आता है कि इसके ऊपर लव पॉइजन का असर हो गया है। फिर इसके बाद जी शाओ को घर लाने के बाद सीधा उसे बाथरूम में लेकर जाता है और उसे पानी से भिगाता है, उसे उठाकर फिर बेड पर ले आता है। शाओ सोचती है कि आखिर इसने मेरा हाथ क्यों धोया है। फिर वो कहती है कि यानी तुम मेरे हाथ को वेजिटेबल समझ के धो रहे थे। शाओ तो डरे जा रही होती है कि अब ये मुझे खाने की तैयारी कर रहा है। फिर यहाँ जी शाओ के ऊपर आ जाता है, तो शाओ और डर रही होती है कि लगता है ये सोच रहा है कि ये कहाँ से खाना स्टार्ट करेगा मुझे। शाओ समझ नहीं पा रही होती है कि मैं क्या करूँ, तभी वो उसे पैर से और हाथ से पकड़ लेती है। फिर जी रुक जाता है और शाओ सोचती है कि लगता है मेरा प्लान काम कर गया। फिर यहाँ उस स्प्रे का असर जैसे ही खत्म होता है तो जी तो इससे दूर हो जाता है। फिर शाओ कहती है कि देखो मुझे खाओ मत, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। जी उसे इशारा करता है कि ठीक है जाओ, तो शाओ जल्दी से किचन में जाती है। फिर जी तो यहाँ बड़ा खुश जाता है और दूसरी तरफ शाओ सोचती है कि अब अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपनी कुकिंग स्किल्स दिखानी होगी। दूसरी ओर वो सीनियर यहाँ सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचता है और वो यहाँ खाली आता है होता है, तो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब आखिर हम क्या खाना खाएंगे। तभी वो इन सभी को शाओ के बारे में भी बता देता है कि मैं बाहर गया था तो मुझे शाओ भी मिली थी, वो भी जिंदा है। तो लिन कहने लगती है कि जरूर वो तो हमारे से भी बुरी लाइफ बिता रही होगी और भूखी कहीं पड़ी होगी। पर दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ के लिए खाने का टेबल सजा रही होती है और उनसे कहती है कि अब तुम लोग मजे में एंजॉय करो। तो सारे चेले तो बड़े खुश हो जाते हैं। शाओ कहती है कि लेकिन तुम लोगों का बॉस कहाँ पर है। उसी का असिस्टेंट ड्राइंग के जरिए उसे बताता है कि वो नहाने के लिए गया है। तो शाओ कहती है कि फिर इतना देर से क्यों नहा रहा है। अभी फिर यहाँ जी पहुंच जाता है, तो शाओ उसका अच्छे से वेलकम करने लगती है कि ज़ॉम्बी किंग अच्छे से बैठिए खाइए। वो बैठ जाता है तो ये उसके लिए फूड भी कट करके देती है और वाइन भी निकाल कर देती है। और फिर वो जी के पास जाकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए ज़ॉम्बी किंग। तो फिर वह कहता है कि इतना नजदीक मत आओ। फिर शाओ जल्दी से दूर हो जाती है और फिर वो सारे चेलों से कहती है कि तुम लोग अच्छे से खाना एंजॉय करो। वो लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं और बैठ जाते खाने के लिए। शाओ कहती है कि लेकिन याद रखना कि खाने के बाद बर्तन धो देना। तो इसके लिए वो लोग एग्री करते हैं। शाओ सोच रही होती है कि अरे वाह, मैंने सारे ज़ॉम्बीज़ को खुश कर दी। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ज़ॉम्बीज़ का दिल जीतने के लिए ज़ॉम्बीज़ के पेट से होकर गुजरना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि खाने के बाद सारे ज़ॉम्बी सोए पड़े होते हैं और शाओ उनको ऐसे सोया हुआ देख के डर जाती है और उनकी सांसें चेक करने लगती है कि कहीं ये लोग मर तो नहीं गए। तभी इतने में शाओ के सामने जी आ जाता है और उसे देख के वो डर जाती है और उसे बताने लगती है कि देखो मेरी बात सुनो, मैंने इन लोगों को कोई जहर नहीं दी। तो जी उसे लिख कर देता है कि असल में वो लोग सो रहे हैं। तो शाओ ये सुनने के बाद शौक होती है कि ज़ॉम्बी भी सोते हैं। फिर वो कोशिश आती है कि अब ज़ॉम्बी सो रहे हैं तो यहाँ से जाने का अच्छा टाइम है। फिर वो जी से बताती है कि मैं रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ और फिर वो अपने रूम में आ जाती है और सिग्नल ढूंढने लगती है। तभी इतने में शाओ को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा इतने टाइम से कॉल नहीं लग रहा था तो मैं परेशान हो गई थी, देखो मुझे बता दो, मैं तुम्हें पिक करने आ जाती हूँ। तो शाओ कहती है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे किसी ने खाया नहीं है। तो फिर शाओ की मॉम उसे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ सेफ बेस पर आ जाओ, देखो यहाँ पे रहोगी ना तो मॉम और डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को भी हम हमारी बेटी को बुली करने नहीं देंगे। तो शाओ रोकर अपनी मॉम को थैंक्स करने लगती है कि उसकी मॉम कितनी अच्छी है। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं सेफ बेस पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर कॉल रखने के बाद शाओ प्लान बनाती है कि अब उस ज़ॉम्बी किंग को पता लगे बिना मुझे यहाँ से भागना होगा। पर तभी अचानक से वो यहाँ पर जी को देखकर शॉक हो जाती है और उसे चिल्लाती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
शाओ से पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। फिर वो डरने लग जाती है कि लगता है ये मुझे यहाँ से भागने नहीं देगा और मुझ पे नज़र रखा हुआ है। फिर ये उससे पूछती है कि क्या तुम सोगे नहीं, तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती। शाओ से समझाने लगती है कि ऐसे कैसे नींद नहीं आती है, देखो तुम्हें सोना चाहिए। और फिर वो यहाँ उसकी सोने में हेल्प करने लग जाती है। तो फिर शाओ से इशारों में बताता है कि वो उसे इतना डिस्टर्ब कर रही है। तो फिर ये कहती है कि ऐसी बात है, तो वो उसे शांति दिलाने के लिए अपना हेडफोन पहना देती है। और फिर यहाँ तो जी मज़े में सो जाता है। तो शाओ खुश हो जाती है और चुपके से यहाँ से निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शाओ के जो सारे क्लासमेट्स होते हैं वो यहीं से गुजर रहे होते हैं सेफ बेस तक जाने के लिए। और वो लोग सोचते हैं कि अगर शाओ सेफ होती तो हम उसे भी लेकर जाते। तो लिन इन लोग से कहने लगती है कि वो तो कब का मर भी चुकी होगी। तभी इतने में शाओ अपने घर से बाहर निकल रही होती है। इसे देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और फिर लोग कहने लगते हैं कि हम यहाँ भूखे पड़े हुए और ये तो मज़े में फ्रेश फ्रूट एंजॉय कर रही है। शाओ उन लोगों से कहती है कि तुम लोग तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे ना मुझे ज़िंदा देखकर। तभी यहाँ पर शाओ के पास एक लड़की आ जाती है और एक्टिंग करते हुए उसके सामने अच्छी बन रही होती है। तो शाओ कहती है कि क्या तुम भूल गई कि जब उस दिन सीनियर ने दरवाज़ा बंद कर दिया था तो तुम भी उसके साथ मिली हुई थी। तो भी वो मना करने लगती है कि मैंने कुछ नहीं की, मैं आखिर सीनियर को कैसे मना कर सकती थी। फिर शाओ का सीनियर एक्टिंग करते हुए कहता है कि देखो हम यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए, तो हमारे साथ चलो। ऐसा बोलकर उसे अपना हाथ दे रहा होता है, पर शाओ इसे मारती है और यहाँ से अकेले चली जाने लगती है। इतने में जी का असिस्टेंट घर के बाहर निकला होता है और उसे देखकर तो ये लोग डर जाते हैं कि ज़ॉम्बी यहाँ पर आया है। तभी शाओ से कहती है कि खाना खाने के बाद तुम लोग ने बर्तन नहीं धोए ना, जाओ पहले बर्तन धो। तो वो तुरंत ही चला जाता है और ये सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं कि शाओ को ज़ॉम्बी लोगों से बातें करना आता है। फिर ये सभी लोग शाओ के पीछे पीछे बाहर तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं सेफ बेस तक जाने के लिए। तो सीनियर कहने लगता है कि तुम हमारे साथ चलो तभी तो तुम सेफ रहोगी। शाओ कहती है कि मुझे फूल बनाना बंद करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे रेस्क्यू करने का नाटक क्यों कर रहे हो। तो फिर लिन कहती है कि आखिर तुम सीनियर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, एक तो ये तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है और तुम यहाँ पर ज़्यादा ही इतरा रही हो। फिर सीनियर यहाँ पर शाओ से कहने लगता है कि देखो हमारे साथ चलोगी तो ही तुम सेफ रहोगी, मेरे पास बहुत सारे हथियार भी है, तभी हम ज़ॉम्बी से बच पाएंगे। शाओ कहती है कि मुझे पता है कि ज़ॉम्बी मेरे लिए सेफ नहीं है, लेकिन तुम लोग तो उससे भी ज़्यादा सेफ नहीं हो। तभी सीनियर जल्दी से सारे स्टूडेंट्स को बता देता है कि सिर्फ शाओ की वजह से ही हम लोग सेफ बेस तक जा सकते हैं, नहीं तो हमें वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। एक्चुअली में शाओ के पेरेंट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, सिर्फ शाओ के पास ही एक्सेस होगा हमें वहाँ तक अंदर लेके जाने का। तो फिर ये लोग बड़े चिढ़ रहे होते हैं कि सिर्फ यही हमें अंदर लेके जा सकती है। तभी शाओ यहाँ पर कह देती है कि मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। तो फिर लिन कहने लगती है कि देखा ये लड़की हमारे लिए यूजलेस है, ये कोई काम की नहीं है। दूसरी तरफ हम शाओ के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि यहाँ रेस्क्यू बेस पर होते हैं और वो शाओ को कॉल लगाए जा रहे होते हैं पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। तो ये लोग परेशान होते हैं कि शाओ अभी तक यहाँ पर आई नहीं। फिर इतने में यहाँ पर घायल पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो फिर वो लोग उनका ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं। फिर शाओ का ये सीनियर अपनी असलियत बाहर निकालता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई एक्सेस नहीं है तो तुम हमारे कोई काम की नहीं हो, तो अब तुम्हारा यूज़ हम लोग ज़ॉम्बी भगाने के लिए करेंगे। और फिर ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चाकू निकाल के अपना हाथ काटता है और अपने खून को शाओ के ऊपर लगा देता है और इन सभी से कहता है कि चलो हम लोग भाग लेते हैं, ज़ॉम्बी जब तक इसे पकड़ने आएंगे तब तक हम लोग निकल चुके होंगे। फिर शाओ देखती है कि खून को स्मेल करते हुए सारे ज़ॉम्बी यहाँ उसके पास ही आ रहे हैं। फिर वो डर के मारे इनसे बचकर भाग रही होती है और वो सारे इसके पीछे लगे होते हैं। तभी शाओ को सामने एक बस नजर आती है जिसका डोर खुल जाता है तो शाओ जल्दी से बस के अंदर आ जाती है और फिर ये सारे ज़ॉम्बीज बाहर ही रह जाते हैं पर वो लोग उसे देखते हुए बाहर आवाज़ें कर रहे होते हैं उसे खाने के लिए। तो शाओ डरते हुए सोचती है कि मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा तो फिर मुझे डर नहीं लगेगी। शाओ सोचती है कि इंसान मेरा यूज़ करना चाहते हैं और ज़ॉम्बी मुझे खाना चाहते हैं और जिन क्लासमेट्स के साथ मैं हर दिन स्टडी करती थी वो लोग भी अपना बचने के लिए मुझे फंसा के चले गए। शाओ यही सब सोच सोच कर रो रही होती है और उसे बहुत डर लग रहा होता है। इतने में फिर यहाँ पर जी पहुँच जाता है और वो शाओ को हेडफोन पहना देता है। फिर शाओ जैसे जी को देखती है तो वो तो खुश हो जाती है और जी उसे इशारा करके बताने लगता है कि जब अब तुम कुछ सुनोगे ही नहीं तो फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। जी चुटकियां बजाता है और इतने में बाहर धुआं उड़ने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज बेहोश हो जाते हैं। फिर जी ने यहाँ पर शाओ के लिए ड्रेस मंगवाया होता है और वो उसे देने लगता है। तो शाओ पूछती है कि ये मेरे लिए है, लेकिन आखिर इतनी अच्छी ड्रेस मैं किसे दिखाने के लिए पहनूं? तुम भी ज़ॉम्बी हो, ये भी ज़ॉम्बी है, सब कोई ज़ॉम्बी है। तो जी उसे कहता है कि खुद के लिए पहनो।
तो फिर शाओ जैसी इस ड्रेस को देखती है तो उसका प्राइस पढ़ के वो तो बहुत ही खुश हो जाती है कि ये तो कितनी महंगी ड्रेस है। वो कह देती है कि इस ड्रेस ने मुझे अपना मास्टर चुन लिए और अब ये ड्रेस मेरी हुई। फिर वो जी से कहती है कि क्या ज़ॉम्बी किंग तुम उस तरफ मुड़ोगे, मुझे ये ड्रेस पहनना है। तो फिर जी मान जाता है और दूसरी तरफ मुड़ते हुए अपने असिस्टेंट को भी इशारा करता है कि चलो तुम भी मुड़ो। तो वो तो अपनी आंखें बंद करते हुए छुप जाता है और फिर शाओ इस ड्रेस को पहन लेती है और उसे कहती है कि अब देखो। फिर जी तो यहाँ शाओ को देखते ही रह जाता है और फिर उसे किस करने के लिए उसके नज़दीक जा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और उसे इशारा करके बताता है कि बाहर शाओ के क्लासमेट्स आए हुए हैं। वो सभी यहाँ पर शाओ से कहने लग जाते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलकर हमें अंदर लो, देखो हम लोग तुम्हारे क्लासमेट है ना, तो क्या तुम हमें ऐसे मरते हुए देखना चाहती हो, सारे ज़ॉम्बी यहीं पर ही है। शाओ याद करने लग जाती है कि कैसे वो लोग उसे ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए छोड़कर चले गए थे और यही सारी चीज़ें याद करके वो जी से पूछती है कि अगर मैं इन लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तो क्या तुम ऐसा सोचोगे कि मैं बहुत ही क्रूएल हूँ। तो जी उसे इशारा करके कहता है कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। फिर शाओ तो यहाँ पर इन लोगों के लिए दरवाज़ा खोल देती है और वो लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। फिर लड़कियाँ जब जी को देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। पर तभी भी यहाँ लिन शाओ को चिल्ला रही होती है कि तुमने इतना स्लो क्यों खोली, क्या तुम हमें ज़ॉम्बी से कटवाना चाहती थी। फिर शाओ का सीनियर उसका हाथ पकड़ रहा होता है तो वो उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों की जान इसलिए बचाई हो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती हूँ। फिर यहाँ जी को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि लड़कियाँ उसे देख देख कर हैंडसम बोले जा रही होती है तो वो अपना मुँह छुपा रहा होता है। तभी असिस्टेंट बाहर देखने के बाद इशारा करते हुए बताने लग जाता है तो ये सभी पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। शाओ बताती है कि ये कह रहा है कि सारे ज़ॉम्बीज़ ने टायर काट लिए, वो लोग बाहर ऐसे लाइन लगाए हुए जैसे रेस्टोरेंट के बाहर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमें ज़ॉम्बी का अटेंशन अलग करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। फिर लिन और जो एक दूसरे को इशारा करते और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर शाओ को बाहर फेंक देते और कहते हैं कि ये है ना, ये अब ज़ॉम्बी का अटेंशन अट्रैक्ट करेगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जी को तो ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाती है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो लोगों ने शाओ को फेंक दिए। फिर वो एक सीटी मारता है तो सारे ज़ॉम्बी यहाँ शाओ से दूर हो जाते हैं और उसे काटने के बजाय वो लोग तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं। और शाओ भी यहाँ पर शौक रह जाती है कि उन लोगों ने उसे कुछ किया नहीं। और यहाँ सारे ये स्टूडेंट्स भी शौक हो रहे होते हैं कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ ने शाओ को हाथ भी नहीं लगाया। फिर यहाँ जी गुस्से में इन लोगों की तरफ आ रहा होता है तो फिर वो लोग तो डर रहे होते हैं और जी यहाँ फिर इस सीनियर का गला पकड़ लेता है। शाओ जैसे ही देखती है तो वो उसे रोकने के लिए आ जाती है कि इसे मारो मत। तभी इतने में शाओ का ये सीनियर बंदूक चलाता है और जी को गोली मार देता है। फिर ये देखकर लिन उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा शॉट तो कितना ज़्यादा अच्छा था। तो वो कहता है कि हाँ, एनिमल्स को मैं ऐसे ही मारा करता हूँ। शाओ यहाँ पर जी की केयर कर रही होती है और फिर वो इसे चिल्लाने लगती है कि इसने तुम्हारी जान बचाया और तुम इसे ही मारने को कर रहे हो, क्या अच्छाई का बदला कोई इस तरीके से लेता है, तुम इंसान भी हो कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि ये है तो ज़ॉम्बी है ना, तो ये थोड़ी ना हमारी हेल्प करेगा। और फिर लिन भी यहाँ पर शाओ को बातें सुना रही होती है कि कुछ लोग ज़ॉम्बी किंग के साथ घूम रहे हैं तो बड़ा अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। तो शाओ कहती है कि ये ज़ॉम्बी है तो क्या हुआ, कम से कम ये तुम लोगों से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। फिर लिन यहाँ शाओ के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो जी गुस्से में आता है और उसका हाथ रोक देता है और फिर वो सीनियर से उसकी बंदूक भी छीन लेता है और वो शाओ को पकड़ा देता है। फिर शाओ इन लोग की तरफ पॉइंट करने लगती है तो वो लोग डर के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम लोग दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शाओ से चिल्लाती है कि तुम कितने ज़्यादा बेरहम हो ना, आखिर इतना ही तुम्हें सेक्रीफाइस करने का शौक है तो खुद को सेक्रीफाइस करो ना, दूसरों को क्यों कर रहे हो। और हाँ, मुझे तो पता है कि तुम लोग तो एक के बाद एक खुद का भी यूज़ करने वाले हो और एक दूसरे को ही मारने वाले हो, तुम लोग तो ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा बेकार हो। फिर शाओ जी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ और तुम्हारी गोली निकाल देती हूँ। तो फिर वो मान जाता है और फिर वो लोग साथ में जाते हैं और असिस्टेंट भी यहाँ इन लोगों को डराते हुए चला जाता है। फिर घर आने के बाद असिस्टेंट जी की गोली निकाल देता है और फिर जी इशारा करता है कि शाओ उसके स्टिचेस करेगी और वो अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। फिर शाओ यहाँ जैसे ही जी को टच करती है तो उसे दर्द होता है। तो शाओ पूछती है कि क्या ज़ॉम्बी को भी दर्द होता है, तो वो हाँ कहता है। शाओ कहती है कि फिर क्या हम पेन कम करने के लिए कुछ वो ट्राई करें।
तो यहाँ पर जी फिर उसे किस कर लेता है। शाओ उसे फिर से किस करती है और कहती है कि क्यों ना हम फिर से ट्राई करें। तो जी तो उसे फिर से किस करने लगता है और शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बस अब तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और इसलिए मैं गिव अप कर रही हूँ। शाओ से पूछती है कि तुमने इससे पहले छोटा इंसान लाने के लिए ट्राई करे हो या फिर ज़ॉम्बी। तो वो उसे लिख कर देता है कि ये उसका पहली बार है। तो शाओ शॉक होती है कि ये तुम्हारी फर्स्ट केस थी। फिर वो तो खुश रहने लगती है। फिर वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे 8 पैक एप्स को कुछ नहीं होने दूंगी और अच्छे से स्टिचेस करूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो तुरंत ही लाइटर से आग जलाकर सुई को गर्म करती है और जी से कहती है कि कोई विश मांगो। यहाँ शाओ तो विश मांगती है कि उसे कम से कम दर्द हो और जी विश कर रहा होता है कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर शाओ उसका स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद कहती है कि अब हो गया और वो मन में सोचने लगती है कि पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत ही सिंसियर लड़की हूँ और बस अपने फर्स्ट लव के पीछे पागल हूँ, लेकिन अब पता लग रहा है कि मैं तो कितनी ज़्यादा थरकी निकली। तभी शाओ यहाँ जी के गले में नेकलेस देखकर पूछती है कि तुम एक ज़ॉम्बी होकर ये कौन सा नेकलेस हर रोज़ पहने रहते हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ की मॉम यहाँ उसके डैड के साथ हॉस्पिटल में होती है और वो कहने लगती है कि हस्बैंड मेरा नेकलेस गुम हो गया है, उसमें मैंने शाओ की फोटो लगाई हुई थी। देखो अब मुझे डर लग रहा है कि शाओ अभी तक सेफ बेस पर आई भी नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो फिर शाओ के डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। तभी इतने में शाओ के सारे क्लासमेट्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और मॉम इन लोग को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम लोग तो शाओ के क्लासमेट्स हो ना। कोई लोगों से पूछती है कि क्या शाओ तुम लोगों के साथ नहीं आई। तो फिर यहाँ सीनियर बताता है कि शाओ को ज़ॉम्बी किंग अपने साथ किडनैप करके लेकर गया है। ये सुनते के साथ ही मॉम शॉक हो जाती है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए और वो लेके चला गया। पर जी शाओ को वो नेकलेस देखने के लिए नहीं देता है। तो वो कहती है कि इतना क्या इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर इतने में शाओ को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। तो शाओ की मॉम रोते हुए कहती है कि तुमने हमें बताई क्यों नहीं कि उस ज़ॉम्बी किंग ने तुम्हें किडनैप करके रखा हुआ है। तो फिर शाओ अपनी मॉम से बात करने के लिए बाहर जाती है। शाओ पूछती है कि मॉम आपको ये कैसे पता चला। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे सारे क्लासमेट यहाँ पर आए और तुम्हारे उस सीनियर ने मुझे ये सब बताया, वही लड़का जिसे तुम बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। तो शाओ कहती है कि मॉम अब उसके बारे में बात मत करो, मैं उसे कोई पसंद नहीं करती हूँ और मुझे तो उसका नाम सुन के बहुत ही गुस्सा आ रही है। तभी डैड यहाँ फ़ोन ले लेते हैं और शाओ से कहने लगते हैं कि आखिर तुम कब उस ज़ॉम्बी किंग को मारने के बाद यहाँ पर आ रही हो। तो शाओ ये सुनकर शौक होती है कि उसके डैड क्या कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जी को तो इन लोगों की सारी बातें सुनाई दे रही होती है। तभी शाओ अपने डैड से कहने लगती है कि डैड सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। शाओ के डैड उसे समझाने लगते हैं कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को याद नहीं कर रही हो, तुम हमारे पास नहीं आना चाहती हो। देखो ज़ॉम्बी कभी इंसान के फ्रेंड नहीं हो सकते, तो इसीलिए उसे कैसे भी करके मार दो और जल्दी यहाँ पर आ जाओ। शाओ शौक होती है और कहती है कि डैड आप कह रहे हैं कि मैं उस ज़ॉम्बी किंग को मारूं। के डैड कहने लगते हैं कि देखो तुम 3 दिन के अंदर कैसे भी करके प्लान बनाओ उसे मारने का। अगर तुम नहीं कर पाई तो मैं लोगों को वहाँ पर लेकर पहुँचूंगा तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। फिर ये बोलकर उसके डैड कॉल कट करते हैं। फिर शाओ यहाँ जी के पास वापस आ जाती है और वो उसे बताती है कि एक्चुअली बैंक क्रेडिट कार्ड का कॉल आया था। देखो दुनिया खत्म होने वाली है और वो लोग अभी भी लोगों को परेशान करना बंद नहीं कर रहे, अपना काम जारी रखे हुए। शाओ कह रही है कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, लाओ मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज दे दूँ ताकि तुम फिर अच्छा फील करो। तो फिर यहाँ जी उसके ऊपर सर रखकर लेट जाता है। शाओ सोचती है कि इसने अपना सबसे वीक स्पॉट मेरे को इतनी जल्दी सर्व कर दिया। शाओ याद करने लगती है कि उसके डैड ने उसे बताया होते कि ज़ॉम्बी किंग का सबसे सॉफ्ट पार्ट होगा उसका सर, वहीं पर ही मार कर वो उसे पूरी तरीके से मार पाएगी। तभी इतने में दरवाज़ा खोलकर यहाँ पर जी का असिस्टेंट पहुँच जाता है और उसे इशारा करते हुए बताने लगता है। तो जी शाओ को लिख कर देता है कि ये कह रहा है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। तो शाओ तुरंत ही कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर असिस्टेंट और इशारा करके बता रहा होता है तो भी यहाँ जी कह देता है कि मुझे इस पर बिलीव है। शाओ खुश हो जाती है और जी के पास बैठ कर कहती है कि सुन लिया तुमने। और फिर वो इस असिस्टेंट को समझाने लगती है कि आखिर इसने मेरी जान बचाई है तो आखिर मैं इसे क्यों मारूंगी, मैं इतनी भी ज्यादा खराब नहीं हूँ जो ऐसा काम करूँ। फिर शाओ पूछती है कि लेकिन तुम्हारे इस असिस्टेंट ने मेरी कॉल की बातें कैसे सुना। तो जी उसे लिख कर देता है कि ज़ॉम्बीज़ को दूर दूर की बातें भी अच्छे से सुनाई दे जाती है।
तो फिर शाओ सोचती है कि यानी फिर इसने भी मेरी कॉल की सारी बातें सुन चुका है। फिर यहाँ जी अपने असिस्टेंट को जाने के लिए बोल देता है और शाओ इसे एक्सप्लेन करने लगती है कि देखो तुम तो इतने ज़्यादा पावरफुल हो, एक ही बार में तुम सभी को मार गिराते हो, आखिर मैं तुम जैसे बंदे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। तो जी उसके ऊपर हाथ रखकर इशारों में कहने लगता है कि उसे उस पर पूरा ट्रस्ट है। फिर वो फिर से उसकी और उसकी मॉम की कॉल की बातें याद करता है और सोचता है कि उसने तो अपनी मॉम को कह दी थी कि वो अपने उस सीनियर को पसंद नहीं करती है। जी से लिख कर देता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। तो फिर ये कह रही है कि आखिर मैं क्यों यहाँ से भागूंगी, और पहली बात तो ये कि तुम्हें इतनी चोट लगी है तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ से नहीं जाऊंगी। जी पूछता है कि क्या सच्ची, तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स सच्ची, जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर जी तो खुश जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ तो जी का अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसके लिए खाने पीने की चीजें लाते हुए पूछती है कि जेंटलमैन आपको कोई स्नैक्स खाना है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने ऊपर बैठा लेता है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। तो फिर शाओ भी स्माइल कर रही होती है। फिर ऐसे ही दोनों साथ में रह रहे होते हैं और फिर शाओ यहाँ जी से कहने लगती है कि अब तक तो तुम्हारी चोट ठीक हो गई होगी ना, तुम तो एक ज़ॉम्बी हो तो तुम्हारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती होंगी। जी उसका हाथ पकड़ता है और अपने एप्स पर टच कराने लगता है। तो शाओ तो उसे टच करके बड़ी खुश होने लगती है, पर फिर इतने में शाओ के हाथ में खून लग जाता है। तो वो जी से कहती है कि तुम्हारी चोट ठीक होने के बजाय और बढ़ गई है। तो वो हाँ कहता है। फिर शाओ यहाँ कपड़ा खोलकर जी की चोट को देख रही होती है। इतने में जी का असिस्टेंट यहाँ पहुंच जाता है और वो इन लोगों को ऐसे देखकर अपनी आंखें बंद करने लगता है। तो शाओ कहती है कि तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, हम लोग बच्चों के ना देखने वाला कोई गंदा काम नहीं कर रहे, मैं तो बस उसकी चोट देख रही थी। शाओ कहती है कि तुम तो चोट को लीक करके ठीक कर लेते हो ना। तो फिर जी उसे किस करने लग जाता है। शाओ उसे दूर करती है और कहती है कि मैं मुझे नहीं बोल रही हूँ बल्कि अपने खुद की चोट पर करो। तो वो कहता है कि मैं कैसे पहुंचूंगा। शाओ कहती है कि हाँ तुम तो नहीं पहुंच सकते, एक काम करते हैं फिर मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। वो जाने लगती है तो जी उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि क्या तुम मेरी फिक्र करती हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी फिक्र करती हूँ, इसलिए तो मैं जा रही हूँ जल्दी से तुम्हारे लिए मेडिसिन खरीद के लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ मेडिसिन ले रही होती है। इतने में यहाँ पर शाओ को एक लड़का मिल जाता है। वो उसे बताने लगता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारे नेबर में रहता था। तो फिर शाओ से पहचानती है कि हाँ तुम वही हो जिससे मैं कैंडी लिया करती थी। यहाँ पर ये लड़का उसे बताने लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मॉम के लिए मेडिसिन लेने आया था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो क्या तुम उन्हें देखने नहीं चलोगी, चलो जल्दी से चलते हैं। और फिर वो शाओ को पकड़ के लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी का असिस्टेंट यहाँ शाओ का वो बैग लेकर आता है जिसमें वो मेडिसिन भर रही थी। वो इशारों में बताने लगता है कि उसे वहाँ पर सिर्फ यही मिला पर वो नहीं थी। तो जी यहाँ फिर फिक्र करने लगता है कि क्या शाओ से छोड़कर भाग गई है। फिर शाओ जब यहाँ पहुँचती है तो बेड पर अपनी मॉम को लेटा देखकर वो सोचती है कि उसकी मॉम मर गई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। इतने में उसके डैड आकर उसकी मॉम को उठने के लिए बोल रहे होते हैं। तो फिर उसकी मॉम उठ जाती है और बताने लगती है कि उन्हें बहुत भूख लग रही थी और वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। शाओ ये सुनकर शौक होती है और फिर उसके डैड उसकी मॉम को विटामिन डी की मेडिसिन दे रहे होते हैं जो उन्होंने उस लड़की को लाने के लिए भेजे थे। फिर शाओ के मॉम डैड उसे लैब में लेकर आए होते हैं। तो शाओ कहने लगती है कि मॉम ये कौन सी जगह। तो उसकी मॉम बताती है कि ये लैब है, याद है बचपन में तुम एक बार यहाँ पर चुपके से आ गई थी। तो शाओ फ्लैशबैक में अपने बचपन की चीजें याद करने लग जाती है कि एक छोटा बच्चा यहाँ पर बंद था और वो उससे मिलने आया करती थी। शाओ पूछने लगती है कि डैड यहाँ पर जो बच्चा था उसका नाम क्या है। फिर वो यहाँ उसका नाम पढ़ने जा रही होती है और मट्टी जैसी साफ करने वाली होती है। तभी इतने में उसके डैड को कॉल आती है और वो यहाँ फिर शाओ को बताते हैं कि चलो डिनर का टाइम हो गया है। और उसके मॉम डैड उसे पकड़ के लेकर जाते हैं और फिर शाओ के मॉम डैड उसे यहाँ उसकी कजिन के घर पे ले आते हैं और बताने लगते हैं कि उसकी कजिन की फैमिली ने उनको डिनर पे इन्वाइट करे क्योंकि उनके पास अच्छा खाना है। फिर ये कजिन तो बड़ी इतरारी होती है और उसकी मॉम भी कि वो लोग के पास इतना अच्छा खाना है, और ये सब इसलिए क्योंकि उस कजिन का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसने ही इन लोगों को ये खाना प्रोवाइड किया है। यहाँ पर ये कजिन तो शाओ का मजाक भी बनाने लगती है कि देखो तुम तो बिना खाए कितनी ज़्यादा पतली हो गई हो। तो शाओ मन में सोच रही होती है कि हाँ मैं तो रोज़ स्नैक्स खा के पतली हुई हूँ ना। फिर यहाँ पर जैसे ये लोग खाने की डिश को खोलते हैं तो शाओ शॉक हो जाती है कि इस पैकेट फूड को ये लोग यहाँ अच्छा खाना कह रहे थे। फिर ये लोग तो इस चीज़ को इतनी लग्जरी चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं
कि ज़ॉम्बी का इतना आतंक फैल गया है कि कितने लोगों को तो इतना अच्छा खाना नसीब ही नहीं होता। फिर इतने में शाओ को टीवी न्यूज़ के जरिए पता लगता है कि जहाँ पर उसका घर है वहाँ पर और भी सारे ज़ॉम्बी फैल गए। तो शाओ के मॉम डैड उसे साइड में लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी लड़के को अपने घर पे छुपा के रखी? तो वो मान लेती है कि हाँ है एक लड़का जो कि बहुत ही गोरा गोरा सा है, उसी को छुपा के रखी हूँ। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जिसको अपने असिस्टेंट के जरिए इस बारे में पता लग जाता है कि शाओ अपने पेरेंट्स के पास यहाँ सेफ बेस तक पहुँच गई है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए निकलता है और यहाँ सेफ बेस में एंट्री के लिए सभी को चेकअप करवाना पड़ रहा होता है। तो जब जी का नंबर आता है तो यहाँ पर ये लोग तुरंत ही पहचान लेते हैं कि तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ठंडा है। फिर वो लोग उसका टेम्परेचर देखने वाले होते हैं। वो शाओ जल्दी से यहाँ पर भागते हुए पहुँचती है और जी के ऊपर कूद जाती है और उसे स्लो से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो तो मेरे साथ अच्छे से प्रिटेंड करो। और फिर शाओ और जी दोनों हक करते हुए कपल बनने का प्रिटेंड करने लग जाते हैं और शाओ सभी को बताती है कि ये उसका हस्बैंड है। तो फिर ये सारे लोग शॉक होते हैं कि तुमने शादी भी कर ली और हमें बताई भी नहीं और तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, तुम इतनी ज्यादा सीक्रेट रखी हुई इस बात को। तो शाओ कहती है कि हाँ मैंने अभी अपनी शादी के बारे में सीक्रेट ही रखी थी। फिर ये लोग पूछ रहे होते हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो शाओ कहती है कि एक्चुअली ये म्यूट है। तो फिर वो लोग मान लेते हैं और फिर शाओ यहाँ जी को समझाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इंसानों की जगह पर तुम्हारा आना सेफ थोड़ी ना है, अब तुम मेरे साथ ही रहो। और उसे लेकर जाती है और इतने में ये लोग सिक्योरिटी गार्ड से टकरा जाते हैं। तो वो जो गूंगा वाला सिक्योरिटी गार्ड है वो चिल्लाने लगता है, मतलब कि इशारों में, कि क्या तुम लोग देखकर नहीं चल सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो उसका साथी होता है वो जी से कहने लगता है कि तुम भी तो गूंगे हो ना, तो क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज नहीं आ रही है, मेरे ब्रदर का आंसर दो। तो फिर यहाँ शाओ तो डर जाती है कि जी को पता नहीं साइन लैंग्वेज आती भी होगी कि नहीं। फिर यहाँ पर जी भी अच्छे से साइन लैंग्वेज में बातें करने लगता है कि क्या तुम्हारी डॉग की आँखें है, तुम भी तो हमसे टकराए ना। तो फिर शाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो कितना टैलेंटेड है। फिर वो जी से पूछने लगती है कि वैसे ये कहे क्या जा रहा है। तो फिर जी से लिख कर देता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो, स्मार्ट हो, ब्रेव हो। तो शाओ खुश हो जाती है और कहने लगती है कि इतनी भी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी फिर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड मिलकर इन दोनों को मिडिल फिंगर दिखा रहे होते। तो शाओ फिर जी से पूछती है कि क्या ये भी मेरे लिए तारीफ है। तो जी उसे लिख कर देता है कि हाँ वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तो शाओ कहती है कि थैंक यू फिर। और फिर शाओ और जी बदले में उन दोनों को मिडिल फिंगर दिखा रहे होते। तो फिर यहाँ दोनों सिक्योरिटी गार्ड हार मान जाते हैं कि जाने दो, इस लड़की से हम लोग मुंह नहीं लगते। तभी इतने में उस गूंगे वाले सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि कोई और नहीं शाओ की कजिन है। वो उसे बेबी बोल रही होती है। तो शाओ कहती है कि क्या मैं इसे अंकल कह रही थी और तुम इसे बेबी कह रही हो। शाओ को तो हंसी आ रही होती है कि वो इसका बॉयफ्रेंड है। तो शाओ की कजिन कहती है कि इतना क्या हंस रही हो, तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर सबसे अमीर है। और फिर वो दिखाने लगती है कि देखो इसके पास मीट है, यहाँ पर लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं है और मेरे बॉयफ्रेंड के पास तो इतना एक्सपेंसिव फूड है। फिर शाओ यहाँ जी से कहने लगती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ सेफ बेस पे खाने की कमी है तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खाने को ले आती। जी उसे इशारा करने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। फिर वो उसे लेके जा रहा होता है। तभी शाओ की कजिन कहने लगती है कि रुक जाओ, तुम्हारे पास इतनी महंगी वॉच है, अगर तुम इसे दे दोगे मुझे तो मैं तुम्हें अपना हाफ मीट दे सकती हूँ। तो जी और शाओ ये लोग को घड़ी नहीं देते और जी तो उल्टा इस घड़ी को शाओ को दे देता है। और शाओ तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी जाती है कि ये मेरे लिए है। फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं इन लोग को जेलस करवा कर। फिर शाओ जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके मॉम डैड पहले से यहाँ पर खाने बना रहे होते हैं और वो उसे कहने लगते हैं कि वाह हमारी बेटी ने तो पहले से इतने सारे खाने घर में रखी थी। शाओ देखती है कि फ्रिज में भी बहुत सारा खाना स्टोर होता है तो वो समझ जाती है कि ये सब जी ने तो किया है। फिर शाओ के घर से खाने की स्मेल आ रही होती है तो शाओ की कजिन फैमिली यहाँ पहुँच जाते हैं और इन लोगों को इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हुए देखकर जेलस होने लगते हैं। पर फिर भी वो लोग यहाँ का कुछ खाना नहीं खाते और चिढ़कर चले जाते हैं। तो शाओ और उसके मॉम डैड भी उन लोगों को अच्छे से बाय बाय कर देते हैं। फिर मॉम डैड कहते हैं कि चलो बेटा अब तुम बैठ जाओ खाना खाने के लिए। और फिर शाओ की मॉम उसे बर्थडे केक दिखाने लगती है और उसे विश मांगने के लिए कह रही होती है। तो केक देखकर शाओ को फिर जी की याद आ जाती है और वो इन लोगों से कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वो तुरंत ही चली जाती है जी को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जी यहाँ लैब में आया होता है और वो अपना बचपन याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसे यहीं पर ही कैद कर लिया गया था और उसके ऊपर रिसर्च हो रहा था। और तभी एक छोटी बच्ची उससे मिलने आया करती थी और वही उससे बातें किया करती थी। इतने में शाओ यहाँ पहुँच जाती है जी के लिए केक लेकर
और कहती है कि ये लो तुम केक खाओ। फिर वो पूछती है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है यहाँ पर ना एक छोटा बच्चा रहता था और मैं उससे अक्सर मिलने आया करती थी। शाओ सोचती है कि रुको मैं जाकर उस बच्चे का नाम पढ़ती हूँ। फिर वो जैसे ही नाम पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जी है। फिर वो कहती है कि यानी वो तुम ही हो। जी उसे लिख कर देने लगता है कि तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है, ये मेरी फैमिली की लैब है। और फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे जब उसके डैड को पता चला कि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ब्लड है तो उन्होंने खुद ही उसे यहाँ रिसर्च के लिए लेकर आ गए ताकि उसके ब्लड से वो वायरस को ठीक करने के लिए दवा बना सके और लोगों की हेल्प कर सके। उसे लिख कर देता है कि मेरे डैड मुझे सेक्रीफाइस करके लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उनका खुद का ही बेटा एक नंबर 1 ज़ॉम्बी बन गया। तुम्हें भी लगता है ना कि ये बात कितनी फ़नी है? तो शाओ कहती है कि ये चीज़ बिल्कुल भी फ़नी नहीं है और फिर शाओ को जी के डैड के ऊपर बहुत ही गुस्सा आने लगती है। तो जी उसे संभालने लगता है। शाओ से कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी से करना चाहती हूँ। तो फिर जी भी उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों अपनी किस कंटिन्यू रखते हुए यहाँ रूम तक आ जाते हैं, पर इतने में शाओ को आवाज़ आती है कि उसकी मॉम यहाँ पर आ गई है। तो फिर वो जल्दी से जी को पर्दे के पीछे छुपा देती है और फिर उसके मॉम डैड आकर पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे रूम में कोई है। फिर शाओ बहाना करने लगती है कि मॉम डैड यहाँ पर कोई नहीं है। तो भी उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि देखो तुम्हें रोमांस करना है ना आराम से करना, लेकिन सेफ्टी मेजर के साथ करना, क्योंकि अगर कोई बेबी हो गया तो अभी हमारी उतनी कंडीशन नहीं है कि हम उसे अच्छे से पाल पाए। तो शाओ बहुत ही शर्मा रही होती है और कहती है कि मॉम डैड ऐसा कुछ भी नहीं है और वो जल्दी से इन लोगों को बहाने से बाहर भेज देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। पर उसके मॉम डैड तो समझ जाते हैं। शाओ जी से कहने लगती है कि मुझे तो अब इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दूसरे प्लेनेट पर चली जाऊँ। जी कहता है कि तुम्हें जाना है तो चली जाओ, वैसे भी मुझे आदत है अकेला रहने की। तो शाओ कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे टाइप की लगती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ और अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। फिर यहाँ जी उसे किस करने लग जाता है और दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी भी इन सारे लोगों के साथ काम कर रहा होता है तो सारी लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही होती है कि शाओ का हस्बैंड तो सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है और उसकी बॉडी भी अच्छी है। अभी इतने में यहाँ पर शाओ का वही नेबर ब्रदर पहुँच जाता है और उससे बातें कर रहा होता है। तो जी जेलस होकर शाओ के सामने यहाँ पर चोट खाने की एक्टिंग करता है और उसके नेबर के ऊपर इल्ज़ाम डालता है। तो फिर शाओ फिर जी की और केयर करने लगती है और अपने उस नेबर को चिल्लाती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को चोट पहुँचाया और फिर वो जी को लेकर चली जाती है। पर फिर शाओ जैसी देख लेती है कि जी की चोट तो कब का ठीक हो चुकी है तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम नाटक कर रहे थे। तो फिर वो बताता है कि वो जेलस हो रहा था इसलिए ऐसा किया। तो फिर शाओ ये सुनने के बाद खुश हो जाती है और जी उसे फिर से किस करने लग जाता है। तभी इतने में शाओ का वो सीनियर इन दोनों को ऐसे साथ देख लेता है और वो सोचता है कि ये ज़ॉम्बी यहाँ पर आया हुआ है। फिर शाओ का ये सीनियर सभी के सामने जी की पोल खोलने लगता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, पर इनमें से कोई भी लोग बिलीव नहीं करते। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और फिर वो जल्दी से जाकर जी का मास्क हटाकर उसका चेहरा इन लोगों को दिखाने करता है कि इन लोगों को पता लग जाए कि ये ज़ॉम्बी है। पर कोई भी बिलीव नहीं करता क्योंकि जी तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होता है और शाओ मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही इसका मेकअप कर चुकी थी। फिर सभी लोग शाओ के सीनियर को चिल्लाते हैं कि वो कितना बड़ा झूठा है और किसी को भी ज़ॉम्बी बनाता फिर रहा है। फिर शाओ तो यहाँ से जी को लेकर चली जाती है और फिर फाइनली हम देखते हैं कि शाओ जी को अपने मॉम डैड से मिलवा देती है और उन्हें बताती है कि मॉम डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर मॉम डैड तो बड़े खुश होते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी तो अच्छी लग रही है। तभी इतने में शाओ की मॉम जी के पास अपना नेकलेस देखकर पहचानती है कि ये तो मेरा है। तो फिर शाओ कहती है कि हाँ तभी तो मैं बोलूँ कि ये भी मुझे जाना पहचाना लगता था। फिर वो लॉकेट खोलकर देख लेती है कि उसमें उसका ही फोटो है। फिर हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाते हैं कि जी को असल में ये नेकलेस यहाँ लैब में से मिला था और उसके बाद वो जब शाओ को ढूंढते हुए बाहर जा रहा था तभी इतने में शाओ ज़ॉम्बी से बचते हुए भाग रही थी और तभी जी ने शाओ को बचाने की कोशिश किया था। तो वो सारे ज़ॉम्बी लोग ने उस पर अटैक कर दिए थे और तभी जब वो लोगों ने उसे काट लिए तो वो ज़ॉम्बी बन गया। शाओ ये सब समझ जाती है और वो जी को हक करके कहने लगती है कि यानी तुम इतने टाइम से मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहे हो। पर तभी फिर जैसे ही शाओ के मॉम डैड को पता लगता है कि ये ज़ॉम्बी किंग है तो वो लोग तो डरने लग जाते हैं। शाओ कहती है कि मॉम डैड इसने कभी किसी को मारा नहीं है और इसने मुझे भी कितनी बार बचाया है। तो फिर डैड कहते हैं कि लेकिन है तो ये ज़ॉम्बी ना। तो फिर मॉम समझाती है कि बच्चों की खुशी ज़्यादा मैटर करती है। फिर शाओ के दोनों ही मॉम डैड उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए एग्री करने लगते हैं। पर फिर शाओ की मॉम से समझाने लगती है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन रोमांस करते टाइम पे सेफ्टी मेजर यूज़ कर लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी पैदा हो जाए। तो शाओ तो बहुत ही शाय हो जाती है कि मॉम आप भी ना। और फिर शाओ और जी एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ के सीनियर ने
जी को मारने के लिए एक नया प्लान बनाया होता है। उसने पहले से ही शाओ को किडनैप कर चुका होता है और वो सभी के सामने यहाँ जी को धमकी देने लगता है कि मुझे पता है कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। देखो, अगर तुम चाहते हो कि शाओ को कुछ ना हो तो तुम्हें अपने आप को चाकू से मारना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। तो जी इसकी बात मान लेता है कि वो शाओ को ऐसे नहीं छोड़ने वाला है, तो वो अपने आप को चाकू मार लेता है। और फिर ये सीनियर कहने लगता है कि तुम तो मेरी बातों में फंस गए, मैं उसे भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर यहाँ ये जो सारे लोग होते हैं ये जी की साइड लेते हुए इस सीनियर को चिल्लाते हैं, ये तो ज़ॉम्बी होकर तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तुम तो इंसान कहलाने लायक हो ही नहीं। और फिर वो लोग यहाँ इसे पकड़ लेते हैं कि इसको तो उल्टा इन्फेक्शन हुई है, तो ज़ॉम्बी तो ये बनने वाला है। फिर ये सीनियर तो शॉक हो जाता है कि उसे चोट लगी हुई है और उसके ऊपर अब वो वायरस फैलने वाला है। फिर जैसे ये सीनियर ज़ॉम्बी बन जाता है तो ये लोग उसे गोली मार के शूट कर देते हैं और वो लोग यहाँ से जी को जाने देते हैं शाओ को बचाने के लिए। और फिर जी जल्दी से यहाँ पर शाओ के पास आकर उसकी रस्सी वगैरह खोल देता है। अभी शाओ से ऐसे चोट लगा वो देखकर रोने लग जाती है, तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि शाओ और जी दोनों अपनी हैप्पी लाइफ बिताने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शाओ के मॉम डैड ज़ॉम्बी वायरस ठीक करने के लिए मेडिसिन बना लेते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों की जान भी बच जाती है। साथ ही साथ जी भी अब नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो तो उल्टा बहुत ही सक्सेसफुल एक बहुत ही फेमस सीईओ बन चुका होता है। और शाओ और वो हस्बैंड वाइफ बन चुके होते हैं और हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं। फिर इतने में हम देखते हैं कि शाओ की सपने से नींद खुलती है और वो चिल्ला कर कहती है कि ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। तो फिर टीचर कहती है कि देखो शाओ, यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं आए और क्लास अभी यहाँ पर खत्म होती है। ये बोलकर टीचर चले जाते हैं और फिर शाओ सोचती है कि यानी मैं सपना देख रही थी। तभी यहाँ क्लास में शाओ का बॉयफ्रेंड जी उससे मिलने आया होता है, तो वो उसके पास जाती है और उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी आंखें रेड नहीं है, यानी तुम ज़ॉम्बी नहीं हो और तुम अब मुझे खाने वाले नहीं हो। तो जी कहता है कि किसने कहा नहीं खाने वाला हूँ, और फिर वो उसे किस करने लगता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।